गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम बीजीडी कॉमर्स बिजनेस स्टडी टीचर आप लोगों का स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडी क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट कर रखी थी और इसमें अब तक हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे जिनमें बात की जा सके तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या है, डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस क्या है, या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है, या स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आउट ऑफ दिस टॉपिक एटलीस्ट 4 to 6 मार्क क्वेश्चन जनरली टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों में हो सकता है कि सेबी क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाएं, सेबी क्या है इसकी लिमिटेशंस पूछ ली जाएं, सेबी क्या है इसके फंक्शंस पूछ लिए जाएं। इन 3 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, जिसमें कि बेसिकली केस स्टडी गिवन होती है और उस केस स्टडी के आधार पर आपसे पूछा जाता है विच कंसेप्ट इज टू बी डिस्कस इन दिस केस स्टडी। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप इसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहें या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहें, वो द सेम थिंग, क्योंकि सिक्योरिटीज को हम जो है एज पर गुड्स एक्ट स्टॉक ट्रीट करते हैं। हम जो है जब पार्ट ए का वॉल्यूम बी यानी सेकंड हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में, तो हम वहां देखेंगे कि जो गुड्स एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है 1930, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं दे आर टू बी ट्रीटेड एज गुड्स, और गुड्स को हम स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहें या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहें, देयर इज नो मैटर, दोनों का मतलब सेम है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेटअप हुआ इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जो किस लिए रेगुलेट किया गया, किस लिए एस्टेब्लिश किया गया, क्या पर्पस था इसका? रेगुलेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। सेबी का जो काम है वो क्या है कि एक हेल्दी और एक सिस्टमैटिक, ऑर्डरली मतलब सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करना स्टॉक मार्केट का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू फैसिलिटेट द ग्रोथ and development of the capital markets and to ensure that the interest of investors are protected। और साथ ही साथ ये देखना कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, उनके साथ किसी प्रकार की कोई जो है ना चीटिंग ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। सेबी इज एक्चुअली द वॉचडॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट एंड कंट्रोलिंग देम। सिक्योरिटीज सेबी जो है बेसिकली है क्या, एक वॉचडॉग है बेटा, इसको हम वॉचडॉग बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड। सिक्योरिटीज मार्केट जो है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इट इज ए वॉचडॉग। हाउ? देन वी हैव टू बी एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द सेबी। सो ऑब्जर्व द एक्टिविटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट एंड कंट्रोलिंग देम। अगर एक नंबर में आ जाए तो आप ये लिखेंगे, इट इज ए वॉचडॉग बिकॉज इट ऑब्जर्व the activities in the securities market and controlling them. That's why it is called as watchdog. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। हमने सेबी को एस्टैब्लिश क्यों किया? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द बेसिक नीड्स दैट वी हैव टू बी एस्टैब्लिश दिस सेबी एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी। क्यों इसको एस्टैब्लिश किया? द कैपिटल मार्केट विटनेस्ड ए ट्रेमेंडस ग्रोथ, ट्रेमेंडस होता है एक हैवी ग्रोथ, बड़ी मात्रा में, बिग ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s। विद द ग्रोथ इन द डीलिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स, lots of malpractices also started in the stock markets, such as price raising, unofficial premium on new share, delay in delivery of shares, violation of rules, regulations of stock exchange, listing requirements. So government of India decided to set up an agency or regulatory body known as Securities Exchange Board of India. It was established in 1988. What is the basic purpose to establishment of the SEBI? That is, जब 1980s का जो समय था उस वक्त शेयर मार्केट में काफी ग्रोथ देखने को मिली, और उस ग्रोथ की वजह से हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स थे,
जो कि शेयर मार्केट्स में डील करते थे बेसिकली, उन्होंने माल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। माल प्रैक्टिस मतलब ऐसी जो है ना प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दी जो कि एक्सप्लोटेटिव थी, जो कि इन्वेस्टर्स का एक्सप्लोटेशन करती थी या उनको अननेसेसरी एक उनके ऊपर प्रेशर बनाती थी, माइंड के ऊपर प्रेशर डालती थी। जिसमें हम प्राइस रीजिंग की बात कर सकते हैं। प्राइस रीजिंग का मतलब होता है कीमतों को अननेसेसरी इंक्रीज और डिक्रीज करना। प्राइस रीजिंग स्टैंडिंग फॉर कीमतों को अननेसेसरी बढ़ाना या घटाना। अनऑफिशियल प्रीमियम, कई बार जो ब्रोकर्स हैं, कंपनी इवन दो शेयर्स एट पार पर इशू करती थी, लेकिन ब्रोकर्स उनको एट प्रीमियम पर आगे सेल करते थे। न्यू डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, कई बार जो शेयर्स हैं वो फिजिकली डिलीवरी उनकी पॉसिबल नहीं हो पाती थी और डिलीवरी नहीं कर पाते थे। वॉयलेशन ऑफ रूल्स, काफी सारे रूल्स तोड़ देते थे स्टॉक ब्रोकर्स। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, ये सब चीजें, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ही ये जो है ना रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश की गई। और इसका जो रेगुलेशन बॉडी का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कब का है? 1988 में। पर्पज क्या थे? व्हाट आर द पर्पज एंड रोल ऑफ सेबी? अगर हम बात करें पर्पज की, तो सेबी वाज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ द थ्री ग्रुप्स। कौन कौन से थ्री ग्रुप्स है जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो है एस्टेब्लिश किया गया? सबसे पहला इशूअर, जो शेयर्स को इशू करता था, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया। दूसरा था इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया। तीसरा है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज होते हैं जो मिडल मैन्स होते हैं, जो कि हमारे हेल्प करते हैं इन्वेस्टर और इश्यूअर के बीच में, जो एक कड़ी का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं। तो इश्यूअर क्या है? फॉर इश्यूअर्स इट प्रोवाइड्स ए मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड इजिली। यानी कि उनके लिए एक ऐसा प्लेस सेबी ने जो है ना निर्धारित किया जहां से वो पैसा आसानी से क्या कर सकते थे? रेज कर सकते थे, ले सकते थे, आसानी से जो है पैसा मतलब अरेंज कर सकते थे। सेकंड, इन्वेस्टर्स। फॉर इन्वेस्टर्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। इन्वेस्टर्स के राइट्स का जो है, एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा हो, उनके राइट्स की रक्षा हो, और समय समय पर उनको जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन होती रहे। इसलिए हमने सेबी को जो है ना एज ए रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे 1988 में एस्टेब्लिश किया। इंटरमीडियरीज के लिए क्यों किया गया? इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मार्केट। जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मार्केट जो है प्रोवाइड करते हैं विद एडवोकेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट they are able to render better services to the investors and the issuers, ताकि वो जो है इन्वेस्टर्स और इश्यूअर को बेटर सर्विसेज दे सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरमीडियरीज आर द दोज पर्सन हु वर्क्स एज ए लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द इश्यूअर्स। इश्यूअर्स शेयर स्टैंडिंग फॉर द कंपनीज, जो कंपनी शेयर्स को इशू करने वाली होती हैं, उनका मतलब है यहाँ इश्यूअर से, उनको हम इश्यूअर के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टर मतलब द कस्टमर और द पर्सन हु इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी? सेबी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव था बेटा टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू द देयर इन्वेस्टमेंट। सेबी का जो सबसे पहला काम था वो क्या था? कि इन्वेस्टर्स के राइट्स की सुरक्षा हो और जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो सेफ हो, सुरक्षित हो, किसी प्रकार की उसके साथ धोखाधड़ी ना की जाए। टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव था रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस यानी धोखाधड़ी वाली एक्टिविटीज जो थी उनको रोकना, अनएथिकल एक्टिविटीज जो थी उनको रोकना। बाय अप्लाइंग स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, कानूनी जो है ना पाबंदी लगाकर इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकना सेबी का एक ऑब्जेक्टिव था, जिससे कि इन्वेस्टर्स के हितों की हम रक्षा कर सकें, इन्वेस्टर्स के राइट्स को हम सेव कर सकें। टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। और दूसरा काम क्या था कि जो ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब व्हाट दे नीड टू डू, व्हाट दे नीड नॉट टू डू, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को डिफाइन करना। इंटरमीडियरीज जो ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, उनको बताना भाई तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। इस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन किया गया सेबी के अंतर्गत।
टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन। और साथ ही साथ क्या किया गया, जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको रेगुलेट किया गया। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर है उन सब के ऊपर कंट्रोल, एक सीसीटीवी की तरह काम करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके ऊपर कंट्रोल करता है। एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन, और जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको इस प्रकार से प्रमोट किया गया कि वो प्रॉपर्ली एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर सके, फंक्शनिंग कर सके। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी। नेक्स्ट वन है फंक्शंस ऑफ सेबी। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के फंक्शंस क्या क्या हैं। हम सेबी के फंक्शंस के बारे में यदि बात करें तो सेबी 3 प्रकार के फंक्शंस प्ले करती है, एक तो रेगुलेटरी फंक्शन, एक प्रोडक्टिव फंक्शन और एक डेवलपमेंट फंक्शन। तो प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या है, डेवलपमेंट फंक्शंस क्या है, रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है, आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला फंक्शन है प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव का मतलब है सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक यानी कि सुरक्षा करने से रिलेटेड। किसकी सुरक्षा, इन्वेस्टर्स की। किन चीजों से, अननेसेसरी माल प्रैक्टिसेस से, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से, प्राइस रीजिंग से, इनसाइडर ट्रेडिंग से। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको रोकना सेबी का जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव था, जिससे इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन हो सके, इन्वेस्टर्स को सुरक्षा मिल सके। तो इट्स चेक्स प्राइस रीजिंग, प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एजुकेट इन्वेस्टर्स, इश्यूज गाइडलाइंस। अगर वन बाय वन के बारे में देखें तो पहला है प्राइस रीजिंग, दैट इज अननेसेसरी फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज, उसको रोकने का सेबी जो है काम करती है। दूसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमसे कई बार पूछा जाता है और इसके ऊपर केस स्टडी हमसे पूछ ली जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग, सिंपली एक नंबर में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, केस स्टडी आएगी तो आपको पूरा बड़ा पैराग्राफ मिलेगा और उसमें पूछा जाएगा विच कंसेप्ट इज टू बी डिस्कस्ड हियर। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि कई बार जो टॉप मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पर जो काम करने वाले होते हैं कंपनीज के अंदर, वो लोगों को अननेसेसरी जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उन तक जानी चाहिए लेकिन वहां तक पहुंचती नहीं है, वो अपने निजी लोगों को बता देता है, जिससे कि वो पर्सनली गेन कर सकें, पर्सनली प्रॉफिट कमा सकें। तो ऐसा जो प्रोसेस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉलो करती है उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए मिस्टर राम जो है वो आईसीआईसी बैंक के मैनेजर हैं, उनको पता है कि आईसीआईसी बैंक जो है वो इंडियन बैंक को जो है परचेज करने वाला है और जिससे इंडियन बैंक के शेयर्स का उछाल आएगा, उसके शेयर्स के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वो जनरल पब्लिक को बताने की बजाय, इन्वेस्टर्स को बताने की बजाय अपने कुछ गिने चुने लोगों को बता देते हैं, जिससे कि वो इंडियन बैंक के कुछ शेयर्स परचेज कर लेते हैं। और जैसे ही आईसीआईसी बैंक उस बैंक को एक्वायर करता है तो उनके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाते हैं 2 गुने 3 गुने तक, जिससे उनको पर्सनल बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार का जो एक्टिविटीज टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है तो उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको पता ही है कि प्राइस रीजिंग टाइप या अननेसेसरी कोई किसी प्रकार की झूठी इंफॉर्मेशन देना या अननेसेसरी जो है प्रीमियम चार्ज करना, इस प्रकार की एक्टिविटी को जो है सेबी रोकती है, जिससे उनको इन्वेस्टर्स को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। एजुकेट इन्वेस्टर्स, और समय समय पर जो सेबी है वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट भी करती है, उनके रिगार्डिंग में जो बुक्स भी इशू करती है ताकि कस्टमर्स को पढ़े और जो है अपने आप को अवेयर कर सके। और इश्यूज गाइडलाइंस, और जनरल गाइडलाइंस भी इशू करती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। वन बाय वन अगर हम देखें तो पहला है इट्स चेक्स प्राइस रीजिंग। प्राइस रीजिंग होती क्या है, प्राइस रीजिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज with main objective of inflating and depressing the market price of the securities, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जो है उनको बढ़ाने या घटाने से रोकना, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइस रीजिंग कहेंगे। सेबी प्रोहिबिट्स दिस प्रैक्टिस बिकॉज दिस कैन चीट द इन्वेस्टर्स, दैट इज टू बी नोन एज प्राइस रीजिंग। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑफ सच प्रैक्टिसेस। मैंने जैसे बताया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करती है, अपने कुछ खास लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर देती है, जिसकी वजह से उनको पर्सनली गेन होता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकना जो है सेबी का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है, जैसे कि
always restricts the companies which make misleading statement, जो धोखाधड़ी वाली स्टेटमेंट है, यानी कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन इशू की है वो फेक है, which are likely to induce the sale of purchase of securities by other person, जिसकी वजह से दूसरे लोग उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। कि मान लीजिए कंपनी जो है ना झूठी इंफॉर्मेशन निकाल दे कि उसके जो है ना न्यू आईपीओज निकलेंगे, लेकिन बाद में उनको कैंसिल कर दे, तो उस कंडीशन में कंपनीज के जो आईपीओ निकलेंगे उसके लिए जो इन्वेस्टर उत्साहित हो जाते हैं और वो हो सकता है कि उन कंपनियों के शेयर्स को परचेज करना शुरू कर दे ताकि इन आईपीओ की वजह से उनकी कीमत बढ़ जाए। तो ऐसी एक्टिविटीज पर रोकना, ऐसी एक्टिविटीज को रोकना सेबी का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन माना जाता है। नेक्स्ट है एजुकेट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देना। सेबी एजुकेट इन्वेस्टर्स बाय कंडक्टिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमिनार्स दैट हेल्प इन्वेस्टर्स गेट इनसाइट्स ऑन द फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी जो है मैनेजमेंट। तो सेबी है वो समय समय पर इन्वेस्टर्स को क्या करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार्स लेती रहती है ताकि इन्वेस्टर्स के अधिकारों के बारे में उनको बताया जा सके, उनको इंसाइट्स दिए जा सके फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और मनी मार्केट के बारे में कि कैसे वो इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इश्यूज गाइडलाइंस। सेबी जनरली इश्यूज द गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कई बार ये गाइडलाइंस भी इशू करती है। सेबी शुड इन्फोर्स द लार्ज फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस टू फॉलो। और सेबी जो है इसके लिए क्या करती है, लॉज को इन्फोर्स करती है, यानी लॉ इंप्लीमेंट करती है ताकि स्टॉक एक्सचेंज इन लॉज को स्ट्रिक्टली क्या कर सके, फॉलो कर सके। तो ये जो थे हमारे क्या थे, प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द सेबी। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब है विकासात्मक फंक्शन, कि सेबी जो है इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को डेवलप करने पर फोकस करती है। तो इनमें क्या क्या पार्ट आते हैं, क्या क्या फंक्शंस हमारे, पहला है ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या अंडरराइटर्स होते हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग देना, समय समय पर उनको अवेयर कराना, नए रूल्स रेगुलेशन से अवगत कराना, ये सब जो है किसमें आता है, डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी में आता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च। कंडक्टिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है कि भाई टाइमली रिसर्च करती है कि भाई मार्केट में जो शेयर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान किस तरफ है, वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस तरीके के फंक्शन, इस तरीके की एक्टिविटी जो सेबी जनरली परफॉर्म करती है। स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स, और जो मार्केट में पहले ऑफलाइन काम होते थे उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना, इस तरीके के रिफॉर्म्स जो है वो करने की कोशिश करता है सेबी। आइए देखते हैं वन बाय वन। ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज क्या है। सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में उनको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, समय पर उनको अवेयर कराता है कि उनको किन चीजों पर, किन स्किल्स को उनको एक्वायर करना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च। इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिशेस इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए समय समय पर ये रिसर्च करते हैं और जिन रिसर्च के बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर तक पहुंचाते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट तक वो शेयर करते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो मैक्सिमम गेन कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स। इट अंडरटेक्स मेजर्स to develop the capital markets by adopting flexible approach like internet trading through the registered stock brokers and made underwriting as optional etc। यानी कि इसमें हम उसमें बेसिकली स्टॉक मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज जो है बोर्ड ऑफ इंडिया वो करता क्या है, वो मेजर्स करता है टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच लाइक इंटरनेट ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कि भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग को वो इंप्लीमेंट करके कि मैक्सिमम जो कैपिटल मार्केट है उसमें डेवलपमेंट किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। और साथ ही साथ क्या करता है, जो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी देता है ताकि वो लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग करवा सके। ये ऑप्शनल होता है, या तो इन्वेस्टर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे पैसा या थ्रू द स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्ट करे, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो स्टॉक मार्केट नए नए रिफॉर्म्स लेकर आती है, जैसे कि एक रिफॉर्म हमने पढ़ा था EIPO या जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको कि हम कहते हैं कि ऑनलाइन कंपनी के द्वारा शेयर इशू किए जाते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या हैं? रेगुलेटरी फंक्शंस में अगर हम बात करें तो कंपनी के 5 रेगुलेटरी फंक्शंस है। पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड एजेंट्स, दूसरा है नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तीसरा है लेवाइंग ऑफ फीस,
फोर्थ वन रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एंड नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ द इंक्वायरी। आइए इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं ये होते क्या है। पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड एजेंट्स। जो ब्रोकर और एजेंट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करती है सेबी, कि कोई भी झूठा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति झूठा सर्टिफिकेट लेकर ना बैठे और शेयर्स के डीलिंग में जो है ना पैसा लोगों का लेकर वो जो है ना भाग ना जाए या अनएथिकल एक्टिविटीज पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स एंड एजेंट्स। इट रजिस्टर्स ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स, मर्चेंट बैंक्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है हमारे पास notification of rules and regulations. It notifies rules and regulations for the smooth functioning of all the intermediaries in the securities market. It means कि उनको जो है वो सारे रूल्स बताती है कि भाई तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हें इट मींस एक प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करती है रेगुलेशंस के लिए स्टॉक ब्रोकर्स पर कि दे नीड टू फॉलो दीज कोड ऑफ कंडक्ट सो दैट जो इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टर्स का वो सुरक्षित रह सके। इस प्रकार से उनके ऊपर क्या करती है रूल्स रेगुलेशन लगाकर रेगुलेशन करती है। नेक्स्ट है लेवाइंग ऑफ फीस। लेवाइंग ऑफ फीस का मतलब होता है जो भी हम काम करते हैं, यदि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हमने कर दी या कोई मिस एप्रोप्रिएशन एक्टिविटी हमने कर दी तो उसके ऊपर हमारे ऊपर क्या लगती है, पेनल्टी लगती है यानी फीस लगती है और वो हमें डायरेक्टली जमा करानी होती है। तो इट लेवाइज फीस, पेनल्टीज एंड अदर चार्जेस फॉर कॉन्ट्रावेंशनिंग इट डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स, यानी कि उसकी द्वारा दी गई सूचनाओं में यदि कोई कमी पाई जाती है या कोई गलत सूचनाएं प्रोवाइड करता है तो उसके अगेंस्ट इनसे फीस, पेनल्टी या चार्जेस लिए जा सकते हैं। that will be considered under the regulatory function of the SEBI. Next है that is regulator of investment schemes। आपने देखा होगा बहुत समय समय पर कई लोग ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं कि आपका पैसा आप जमा कराइए 5 महीने में, 5 साल में डबल लीजिए। इस प्रकार की जो स्कीम होती है वो लुभावनी स्कीम होती है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इस प्रकार की स्कीम्स के ऊपर वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स होती हैं जनरली वो इस प्रकार की स्कीम पाई जाती है जिनके ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करती है ताकि कस्टमर्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो या उसके हितों की किसी प्रकार का कोई हार्म ना पहुंचे या हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट लास्ट जो फंक्शन है हमारा दैट इज इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज का मतलब है समय समय पर जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंजेस का इंस्पेक्शन कंडक्ट करवाती रहती है, इंक्वायरीज करती रहती है, ऑडिट करवाती रहती है ताकि अगर किसी प्रकार की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को वो अंजाम देना चाहते हैं तो वो ना दे पाए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अडॉप्ट ना कर पाए। तो समय समय पर इनकी क्या होती है, इंक्वायरी होती है और इंस्पेक्शन होता है। ये एक रेगुलेटरी फंक्शन माना जाता है सेबी का। लास्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए सेबी के बारे में बात करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी क्या है। कि जो सेबी के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस कैसे बना हुआ है। तो सेबी वाज फॉर्म्ड इन 1988 एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सबसे पहले जब ये एस्टैब्लिश हुआ 1988 में तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि नॉन लीगल बॉडी के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ। इट वाज मेड एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी आफ्टर द passing of SEBI Act 1992. It functions under the Ministry of Finance has laid down। यानी कि इसके जितने भी फंक्शंस है वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। उससे पहले ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी, अपने आप से सारे काम करती थी, अपने आप से डिसीजन लेती थी, लेकिन अब सारे डिसीजन किसके द्वारा ले जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। SEBI has performed 2 advisory committees to deal with the primary and secondary markets। These committees consist of market players, investors associations and eminent persons। जो कि बेसिकली जो इसकी कमेटी में मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, मार्केट प्लेयर्स में जो मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि मार्केट जिनका मार्केट शेयर जो है बहुत ज्यादा है, जिनका मार्केट पर होल्ड है। इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस जो इन्वेस्टर्स के लिए काम करती हैं उन एसोसिएशंस को हम इसमें शामिल करते हैं। और एमिनेंट पर्सन जो कि बड़े बड़े सीईओ हो सकते हैं या पार्टिकुलरली किसी कंपनी के जो है ओनर्स हो सकते हैं, फेमस कंपनी के, उन लोगों को हम इसमें शामिल करते हैं। इन सब को जो अपॉइंटमेंट करती है इसमें एक चेयरमैन होता है
2 मेंबर्स होते हैं और 1 मेंबर होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है और 5 मेंबर होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो चेयरमैन है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो 2 मेंबर है वो कहाँ से होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। और जो 1 मेंबर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। और जो अदर 5 मेंबर्स हैं दीज आर द अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द particularly your SEBI. अगर कोई पूछ ले what is the structure of the SEBI, तो it consisted of one chairman who is to be appointed by the government of India and 2 members that is official, जो कि ऑफिसर्स होते हैं कहाँ के? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के। 1 मेंबर होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाता है और 5 मेंबर जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से अपॉइंट करती है। तो टोटल मिलाकर ये कितने मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी होती है? 5, 6, 7, 8 और 1 9। टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। 3 और 1 4 और 5 9 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी हमारी गठित की जाती है, जिनमें कि हम मार्केट प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन और एमिनेंट पर्सन को शामिल करते हैं। एंड दिस इज योर ऑल अबाउट द टोटल चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। अगर आपको कोई बात पूछनी है, डाउट है, तो यू कैन आस्क।